गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटी की करंट अफेयर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने सितंबर मंथ, अक्टूबर मंथ को कवर करा दिया है। आज हम लोग नवंबर मंथ की पॉलिटी की करंट अफेयर्स को देखेंगे इसमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं नवंबर मंथ पॉलिटी की करंट अफेयर्स। इसमें पहली जो न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारी, वो गर्भ समापन चिकित्सकीय अधिनियम 2021। इसे हम लोग मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट भी कहते हैं। ये हमारे यहाँ 1971 में पहले था। मीन्स किस एक्ट में संशोधन हुआ है अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे 1971 के एक्ट में। क्या संशोधन हुआ है इस प्रोविजन के? 3 मेजर हमें प्रोविजंस याद रखने हैं। एक पहला है 20 सप्ताह का पीरियड याद रखना है। दूसरा जो हमें याद रखना है वो 20 से 24 सप्ताह का पीरियड याद रखना है। और अगर हम तीसरी बात करते हैं इसमें, तो हमें याद रखना है महिला का नाम के रिलेटेड प्रोविजन। ध्यान से समझें क्या है। पहला, कोई भी विवाहित महिला हो यहां पर या अविवाहित हो, अगर गर्भ निरोधक विफल हो गया है तो वो 20 सप्ताह तक गर्भ का समापन करा सकती है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं उसे क्रिएट की जाएगी। दूसरा प्रोविजन ये है कि अगर वो गर्भ 20 से 24 सप्ताह का हो गया है तो उसे 2 पंजीकृत डॉक्टरों से जो रजिस्टर्ड हैं उनसे अनुमति लेनी होगी और उसके बाद वो गर्भ निरोधक मतलब गर्भ का समापन करा सकती है। हम कहें प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा सकती है। और क्या प्रोविजन किया गया है कि उस महिला का नाम जो है वो गुप्त रखा जाएगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष की सजा दी जाएगी, उसे 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजन किया गया। तो मैंने क्या बताया कि हमारे यहाँ गर्भ समापन चिकित्सीय अधिनियम 2021 आया है। वो किस संशोधन किसमें? इसे मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट भी कहते हैं। पहले कौन सा अधिनियम था इसके लिए? 1971 में था। तब पीरियड केवल 12 सप्ताह होता था। अब उसे बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 सप्ताह। ये दोनों तरीके की महिलाओं के लिए है, विवाहित और अविवाहित। किस केसेस में? अगर उनके गर्भ निरोधक विफलता हो जाती है तो यहां पर वो गर्भ को समापन करा सकती हैं। अगर वो गर्भ 20 से 24 सप्ताह का हो जाता है तो 2 पंजीकृत डॉक्टरों से अनुमति लेनी होगी, तब उसका गर्भ का समापन होगा। और तीसरी कंडीशन हमें याद रखना कि महिला का नाम गुप्त रखा जाएगा और अगर जो डॉक्टर ऐसा नहीं करेगा तो उसे 1 वर्ष का कारावास दिया जाएगा। इतना हमें इस न्यूज में इंपॉर्टेंट है हमारे पेपर के लिए, गर्भ समापन चिकित्सीय अधिनियम 2021। सबको समझ में आ रहा? ठीक। अब नेक्स्ट जो है न्यूज वो सूचना अधिकार अधिनियम की। दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम 2005, या ये हम कहें न्यूज में है, ऐसे समझे। आपको पता होगा हमारे राइट टू इंफॉर्मेशन एक मौलिक अधिकार के रूप में भी कंसीडर किया जाता है। इसमें क्या प्रोविजन है जो हमारे पेपर में कई बार यहां से क्वेश्चंस रिपीट हुआ। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है ये किस ईयर में पारित हुआ, तो हम याद रखेंगे कब पारित हुआ? 2005। दूसरा देखिए प्रोविजन क्या है। एक हम इसमें कीवर्ड याद रखेंगे 30 दिन, दूसरा कीवर्ड याद रखेंगे 48 घंटे। कोई भी सूचना अगर आप मांगते हैं तो आपको 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाएगी। समझ आए? ये प्रोविजन है। और अगर 30 दिन के अंदर उपलब्ध नहीं करा रहा है तो स्थानीय निकाय से आप राज्य के निकाय और राज्य के निकाय से आप केंद्र के स्तर के निकाय तक अपील कर सकते हैं और उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाएगा जो सूचना देने के लिए उसमें उत्तरदायी होगा। दूसरी क्या है कि अगर वो सूचना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से रिलेटेड है या हम कहें जीवन के अधिकार से रिलेटेड है, इन दोनों से, तो वो 48 घंटे के अंदर उपलब्ध करानी होगी। और अगर ऐसा नहीं कराता है तब भी वो पनिशेबल होगी। बात समझे? और तीसरा बहुत बड़ा प्रोविजन है कि ये इसके अंतर्गत सभी लोग आते हैं, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे मंत्री परिषद के लोग हों या कैग न्यायालय के जज तक आते हैं। यानी इस एक्ट के अंतर्गत इसके क्षेत्राधिकार में सभी लोगों को रखा गया है। मीन्स हम राष्ट्रपति के ऑफिस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, प्रधानमंत्री के ऑफिस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, सबसे ले सकते हैं।
और इसके लिए एक हमारे यहाँ कमीशन बनाया गया है जिसमें कहा गया एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और कम से कम 10 लोग होंगे। कम से कम कितने होंगे? आयुक्त 10 होंगे। तो ये हमें इतना इसके बारे में जानना है, सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम। ये दो टर्म कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। कितनी अवधि? 30 दिन और 48 घंटे। 48 घंटे कब? जब व्यक्तिगत और जीवन के अधिकार से रिलेटेड हो। ठीक, तो दो बातें यहां से समझनी है। जो तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज है वो सिनेमेटोग्राफी संशोधन अधिनियम, संशोधन विधेयक 2021। देखिए क्या है, सिनेमेटोग्राफी टर्म से समझ आ रहा होगा कि सिनेमा से रिलेटेड है। हमारे यहाँ एक था 1952 का, उसमें संशोधन कर दिया गया है 2021 में। क्या संशोधन हुआ? अब जो है वो फिल्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अंडर एज जिसे हम कहते हैं, एक 6+, ठीक। दूसरा अगर हम यहां पर 7+, दूसरा अगर हम देखें तो कितना कर दिया गया है? UA हम कहें 13+ की, और तीसरी कैटेगरी है UA 16+ की। मीन्स जो फिल्म बनेगी वो कौन सी 7 वर्ष से नीचे के बच्चों के लिए है, फिर कौन से 13 बिलो के हैं, और कौन सी क्या है 16, या हम कहें कौन से 16+ के लिए है, कौन सी 13+ के लिए है, कौन सी 7+ के लिए है। उन फिल्मों को कैटेगराइज किया जाएगा, पहली बात। ठीक, यानी सभी फिल्म कॉमन तरीके से पब्लिश नहीं कर दी जाएंगी कि बच्चे कौन सी फिल्मों को देखेंगे और उस तरीके। प्रमाणित करते समय ये बातें क्या की जाएंगी? लिखी जाएंगी। दूसरी बात क्या कही गई? एक धारा इसमें लिखी गई 6AA, और इससे कहा गया कि इससे हम पायरेसी रोकेंगे। पायरेसी मतलब क्या है? अनाधिकृत रिकॉर्डिंग, अनाधिकृत चोरी नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ इन सब चीजों की चोरी बहुत होती है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो कहा गया कि उसे 3 माह से 3 वर्ष तक का हम कारावास देंगे, या 3 लाख रुपए जुर्माना उस पर लगाया जाएगा। ये इस धारा में प्रोविजन किया गया। बात समझ रहे? फिर क्या कहा गया इसी में, पहले क्या होता था कि एक फिल्म जब सर्टिफाइड होती थी सेंसर बोर्ड से तो वो केवल 10 वर्ष के लिए होती थी। अब कहा है कि हमेशा के लिए हो जाएगी। किसके लिए हो जाएगी? हमेशा के लिए। तीसरी, लेकिन इसमें एक शर्त लगा दी जिसको लेकर विवाद उठा था, कि इसे कहा कि पुनः जांच कर सकती है केंद्र सरकार। क्या कर सकती है? पुनः जांच कर सकती है। तो क्या मैंने इसमें समझाया आपको कि किस एक्ट में संशोधन हुआ? 1952 के। फिल्म को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। ये एज लिमिट पूछी जाएगी आपसे कि UA 7+, UA 13+ और UA 16+। फिर क्या मैंने बताया कि इसमें एक धारा जोड़ी गई जो पायरेसी को रोकेगी। पायरेसी मतलब फिल्म की चोरी को रोकेगी, और अगर ऐसा कोई करता है तो 3 माह से 3 वर्ष की सजा और 3 लाख रुपए जुर्माना। और मैंने क्या बताया, फिल्म पहले 10 वर्ष के लिए ही केवल प्रमाणित होती थी, अब जो है वो क्या हमेशा के लिए प्रमाणित हो सकती, लेकिन उस पर पुनः जांच हो सकती। इतनी बातें हमने यहां तक आपको बताई जो सिनेमेटोग्राफी में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आगे की बात करते हैं हम लोग। अगली जो न्यूज हमारी इंपॉर्टेंट है वो एक अधिनियम विधेयक है 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021। देखिए क्या है ये। पहले अगर आपको याद हो 102वां संविधान संशोधन, ये यहां से, इसके तहत कहा गया नेशनल, या हम कहें हिंदी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, जो किस आर्टिकल में है? 338B में। ये कब गठित हुआ था? 2018 में। इसमें एक प्रोविजन कर दिया गया था, इसे समझकर इसे समझ सकते हैं। इसमें यह कहा गया कि जो पिछड़े वर्ग की सूची है, पिछड़े वर्ग में कौन जाति आएंगी, कौन जातियां इसमें आएंगी, ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। लेकिन इस चीज को लेकर विवाद हो गया कि काका कालेकर आयोग जो गठित हुआ था 1953 में, उसमें भी पिछड़े वर्ग में कौन भाग लेगा, ये किसमें कहा गया कि राज्य निर्धारित करेगा। बीपी मंडल आयोग आया, उसने भी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी यही बात की गई और कहा यह राज्य सूची का विषय है। इस बात को जब स्पष्ट किया गया, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जब रिट डाली गई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस कानून को समाप्त करने की बात की
उसी को समाप्ति के लिए केंद्र सरकार इस विधेयक को लेकर आई और उसने ये कहा कि ये पावर हम पुनः दे रहे हैं किसे, राज्य सरकारों को। मीन्स ये है कि अब राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी कि कौन पिछड़ी जाति में आएगा किस राज्य में और कौन नहीं आएगा। बात क्लियर? ठीक, तो ये बातें समझना है कि इस विधेयक में हमारे लिए इतना ही भी चीज इंपॉर्टेंट है। अब हम अगली बात करते हैं। दिल्ली में एक नया कानून आया है, हेडिंग है दिल्ली सरकार का नया कानून। देखिए इससे बहुत स्टैटिक पोर्शन जो पेपर में बहुत पूछे गए वो हो रहे। एक 69th अमेंडमेंट है दिल्ली के लिए। उसमें क्या दिल्ली सरकार के लिए कहा गया है कि राज्य सूची का विषय और संवर्ती सूची का विषय पर दिल्ली सरकार कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। दूसरी बात कही गई है कि 3 विषयों को छोड़कर राज्य सूची के, एक पहला विषय कौन कहा कि लोक व्यवस्था, दूसरा कहा पुलिस और तीसरा कहा भूमि। इन्हें ये किसके अधीन रख दिए गए थे? केंद्र सरकार के अधीन। ये कहां प्रोविजन किया गया है? 69th अमेंडमेंट। इतनी बात क्लियर। अब क्या किया, अभी जो नया कानून आया उसमें यह कहा गया कि उपराज्यपाल, अगर हम मैथमेटिकल समझाएं, उपराज्यपाल जो होगा वो बड़ा होगा दिल्ली सरकार से। कैसे कहा बड़ा होगा? कहा कि सरकार का अर्थ उपराज्यपाल, मतलब उपराज्यपाल का मीन क्या होगा? सरकार। कहा कि हर वो काम उपराज्यपाल के नाम से होगा, चाहे वो मंत्रिपरिषद की सहमति से करे, चाहे वो अपने विवेक से करे। बात समझ है? तो इससे उपराज्यपाल को पावर बहुत दे दी और इसी का विरोध कौन कर रहा था? दिल्ली सरकार कर रही थी। ठीक, तो पहला कॉन्सेप्ट ये यहां पर किया गया और इस बात का विरोध हुआ है बहुत ज्यादा वहां पर। तो हम क्या समझाना चाहते हैं कि दिल्ली के नए कानून में उपराज्यपाल को बड़ा कर दिया गया है, किससे? दिल्ली सरकार से। और ये विवादित कानून वहां पर चर्चा में है। हमारे लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। और नया क्या हुआ ये बताया, फिर कहा गया उसमें क्या डिफाइन किया गया, कहा उपराज्यपाल का अर्थ है सरकार। ठीक, और जिसका विरोध हो रहा हम जानते हैं, पुदुचेरी को लेकर भी विवाद चल रहा। एक दिन हम केंद्र शासित प्रदेशों पर एक वीडियो लेकर आएंगे, उसमें स्पष्ट करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों को लेकर क्या इशूज है। ठीक है, तो उसमें बहुत अच्छे से हम बताएंगे। तो यहां इसमें न्यूज में इतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। एक और बहुत मेजर न्यूज इंपॉर्टेंट चल रही है जिससे संभावित क्वेश्चन भी है। ट्रिब्यूनल संशोधन अधिनियम 2021। समझिए यहां पर क्या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, अगर कोई पूछ दे। फिर हम स्टैटिक पार्ट ये कह रही है कि हम ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली में सुधार करेंगे। हम थोड़ा कहानी के रूप में बताते हैं कि क्या। जैसे पहले क्या है कि बहुत क्षेत्रों के लिए अलग अलग ट्रिब्यूनल चलते हैं। जैसे मान लीजिए जो हमारे यहाँ पोर्ट्स होते हैं उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल है, जो हवाई जहाज वगैरह चलते हैं उनके लिए अलग ट्रिब्यूनल है। उन मुद्दों की कार्य प्रणाली को सुधारने की बातें की गई थी। अब हमें इसके स्टैटिक पार्ट से मतलब है, यहां पर केवल उनका यह ऑब्जेक्टिव है कि हम क्या करें। इन्होंने बहुत से ट्रिब्यूनल समाप्त कर दिए हैं इस अधिनियम के तहत। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या कि अधिकरण या ट्रिब्यूनल क्या होता है, इसे हिंदी में हम अधिकरण कहते हैं। तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल, ठीक। पहला इंपॉर्टेंट है, क्या यह मूल संविधान में था? तो हम कहेंगे नहीं था। तो कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। किस संविधान के पार्ट में जोड़ा गया? तो 14 का में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 323A और 323B में जोड़े गए। इसमें कहा गया कि प्रशासनिक ट्रिब्यूनल होंगे। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जैसे एक होता है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, जिसे 1985 में गठित किया गया। ठीक, और इसमें कहा कि अन्य विषयों से रिलेटेड ट्रिब्यूनल होंगे, अन्य विषयों से रिलेटेड होंगे। ये स्टैटिक पार्ट इंपॉर्टेंट। फिर क्या कहा गया कि इनका कार्यकाल के बारे में बताया गया कि इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, आयु तक। कोई व्यक्ति 4 वर्ष रह सकता है और उसकी अधिकतम आयु कितनी होगी? 70 वर्ष। यह भी कहा गया इसमें न्यूनतम, कहा कि जो व्यक्ति यहां पर नियुक्त हो वो 50 वर्ष का न्यूनतम होगा ही होगा। और इनकी पुनर्नियुक्ति भी पॉसिबल है, मतलब ये रीअपॉइंट भी किए जा सकते हैं। इतनी बातें हमारे लिए इसके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो हमने ट्रिब्यूनल के बारे में डिटेल्स बता दिया, भाग 14 में है, 42वें संविधान संशोधन में अनुच्छेद दिए हैं और इनका कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष, न्यूनतम आयु 50 वर्ष और पुनर्नियुक्ति। बात समझ में आ रही? ठीक, तो ये हमारे लिए क्या है इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात करते हैं, एक कमीशन बहुत ज्यादा चर्चा में है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में कुछ बातें बताते हैं। डाल लीजिए निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हमसे पूछा जाता है पहली बात तो ये किस में है, तो आर्टिकल 324 में इसका गठन है। कैसा है, तो कहा जाता स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय। ठीक, अब हमसे जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केवल हम उन पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या है, इसके सदस्यों को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। देखिए 1950 से लेकर 1989 तक ये एकल सदस्यीय निकाय था। एकल सदस्यीय निकाय का मतलब इसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त ही होता था, यानी अन्य चुनाव आयुक्त नहीं होते थे। ठीक, फिर 16 अक्टूबर 1989 को हमें पता है 61वां संविधान संशोधन आया और उसके तहत इसमें 2 लोगों को और, एक तो हो गया मुख्य चुनाव आयुक्त अगर हम कहें, और 2 लोगों को और जोड़कर इसे बनाया गया बहुसदस्यीय। ये प्रश्न सब पूछे गए। ठीक, तीसरा कंडीशन 1990 में इसे पुनः एकल सदस्यीय बना दिया गया और फिर 1900 अगर हम देखें 93 में अक्टूबर में ही इसे बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो आज इसकी जो स्थिति है वो कैसी है, बहुसदस्यीय। अब हम बात करते हैं इनकी नियुक्ति की, कि इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो नियुक्ति पर भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त की क्या, सिफारिश पर, सलाह पर। समझ। फिर इसमें एक होते हैं प्रादेशिक चुनाव आयुक्त, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त। अब ध्यान से थोड़ा अंतर समझेंगे। प्रादेशिक चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में मुख्य पूरे आयोग की इनकी सलाह अनिवार्य है, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति ही नियुक्ति, लेकिन इनकी सलाह मतलब क्या है, चुनाव आयोग की सलाह अनिवार्य है, मतलब हर स्टेट के स्तर पर जो होता है। ये बात यहां से समझें। तो मैंने नियुक्ति स्पष्ट की, करेगा सबकी राष्ट्रपति, लेकिन सिफारिश पर करेगा, ये बात समझना है। अब ध्यान से समझें यहां पर जो मैंने बताया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 को बोला जाता है अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। सेवा और शर्तें संविधान में नहीं, कौन निर्धारित करता है, राष्ट्रपति निर्धारित करता है। दूसरी बातें समझें, अगर कोई पूछे कि इनकी अहर्यता मतलब योग्यताएं, अगर कोई पूछे इनकी पदावधि, अगर कोई पूछे इनके पुनर्निर्वाचन, इसका संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। ये प्रश्न यूपीएससी पूछ चुकी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की अहर्यता का उल्लेख क्या संविधान में, तो नहीं है। पदावधि का उल्लेख है, स्टेटमेंट में नहीं है। इन क्या ये दोबारा नियुक्त हो सकते हैं, इसके बारे में उल्लेख है संविधान में, तो नहीं। बात समझ में आ रही, ये सब स्टेटमेंट। तो हमने क्या आपको कैसे नियुक्ति होती है, किसका संविधान में उल्लेख है, किसका संविधान में उल्लेख नहीं। फिर क्या होता है इनके कार्यकाल के बारे में, फिर क्या, इनका कार्यकाल सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक माना जाता है। बात समझ में आ रही है। तो ये निर्धारित कौन किसने किया, संसद ने। फिर क्या है, कहा जाता है, मैंने बताया कि स्टार्टिंग में ये स्वतंत्र निकाय है, निष्पक्ष निकाय है, तो इसकी स्वतंत्रता निर्धारित कैसे होगी, तो इसके लिए इसे कुछ पावर्स दी गई। जैसे पहली पावर दी गई कि इसे ऐसे ही नहीं हटा सकते, इसे हम उसी प्रोसीजर से हटाते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाया जाता है। मतलब, और सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का प्रोसीजर बड़ा टफ होता है। लोक, जैसे संक्षेप में हम बताएं, लोकसभा में अगर उसे हटाने का प्रस्ताव लाना है तो पहले 100 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है केवल प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए। पहली कंडीशन क्या है कि 100 सदस्यों की सहमति, और फिर वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए दोनों सदनों में। और राज्यसभा में लाना है तो 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है और फिर विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। कहने का मतलब बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। दूसरा कहा गया है कि इसकी जो वेतन है, भत्ता है, जो अवधि है, उसे अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं कर सकते हो आप। किस दौरान, जब ये पद पर नियुक्त हो जाता है। और तीसरी कंडीशन और बहुत बड़ी कही गई कि मुख्य चुनाव आयुक्त
के अलावा किसी चुनाव आयुक्त को अगर आप हटा रहे हो तो इसकी सहमति क्या है, अनिवार्य है। समझे? और कुछ बातें समझिए, एक बहुत कंफ्यूजन होता है, ये जो मैंने बताया मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त, संविधान में इन्हें सेम पावर दी गई है, मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त को ज्यादा पावरफुल नहीं बनाया गया है, इन सबकी पावर क्या है संविधान में, इनकी शक्तियां समान है। ठीक है, तो ये बातें भी यहां समझे। तो मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस में है और इनकी सदस्यों की क्या है वो, और साथ साथ में कैसे कैसे इनका चुनाव और वो होता है। अब हम बताते हैं इनका काम क्या है। काम देखिए, मुख्यतः इनका संसद का चुनाव कराना, विधानमंडल, विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना, ये इनका मुख्य काम है। क्या काम इनका नहीं है, पंचायत और निगम के चुनाव ये नहीं कराते। कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, जिसका प्रावधान हमारे अनुच्छेद 243 की क्लॉज में है। बात समझ में आया? तो ये इनका मुख्य काम। फिर और क्या काम करते हैं, कुछ और बातें बताते हैं जो संक्षेप में आपको याद आनी चाहिए कि इनके द्वारा जो चुनाव होता है उस दौरान बहुत से काम होते हैं, जैसे मतदाता सूची कौन तैयार करेगा, निर्वाचन आयोग तैयार करेगा, अगर कोई पूछे। फिर दूसरा पूछा जाए कि टेलीविजन रेडियो पर चुनाव प्रचार के दौरान पार्टियों को कौन टाइम अलॉट करवाएगा, तो यही करवाएंगे। फिर पूछा जाए कि निर्वाचन क्षेत्रों का वर्गीकरण परिसीमन के आयोग की सिफारिश पर कौन करेगा, यही करेंगे। फिर अगर हमसे और बातें पूछी जाए, जैसे हम बात करते हैं कि किस पार्टी को दर्जा राज्य दर्जा देना है, किसे राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देना, यह भी कौन निर्धारित करता है, यही निर्धारित करते हैं। तो बहुत से मेजर काम ऐसे हैं जो चुनाव से संबंधित होते हैं, वो निर्वाचन आयोग करता है। तो निर्वाचन आयोग के बारे में ये कहा जाता है कि हमारे लोकतंत्र की नींव रखने में सबसे अहम योगदान इस बॉडी का है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है जिसके बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया, और ये लगातार न्यूज में रहती है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। तो इस माह में इतनी ही इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो मैंने अभी तक बताई। आप लोगों को अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप अपने कंफ्यूजन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और अदर भी पॉलिटी से रिलेटेड जो कंफ्यूजन्स हो, आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आप हमें पूछें और हम उनके जवाब आपको देंगे, ठीक है। लगातार अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपको बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट लेकर बताएंगे। इसमें कोई केवल पॉलिटी के लिए ही हम बात नहीं करते, अदर सब्जेक्ट में भी आप ऐसा कर सकते हैं। उन डाउट्स को हम आपके मतलब लगातार जो क्लासेस दे रहे हैं, इन्हीं क्लासेस में स्टार्टिंग में या लास्ट में हम क्लियर करते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू।